हेलो मेरे टॉपर्स, कैसे हैं आप? माई सेल्फ शिवनंदन। और इस वीडियो में देखेंगे हम माइटोसिस डिवीजन के बारे में। माइटोसिस डिवीजन क्या है, कैसे कैसे होता है, क्या इसके फायदे हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, माइटोसिस डिवीजन। ये देख लेते हैं। माइटोसिस डिवीजन ये क्या है? माइटोसिस डिवीजन का दूसरा नाम इक्वेशनल डिवीजन भी है। इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस डिवीजन का दूसरा नाम क्या? इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि इसमें जितने क्रोमोसोम के नंबर पहले हैं उतने ही बाद में रहते हैं। इसको समझेंगे। माइटोसिस डिवीजन जो होता है, अगर पहले हैप्लॉइड सेल है तो बाद में भी हैप्लॉइड ही रहेगी। यानी कि पहले अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो पहले 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो बाद में भी 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे। और अगर, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। और अगर पहले 46 क्रोमोसोम्स हैं, डिप्लॉइड सेल है, तो बाद में भी डिप्लॉइड सेल ही रहेगी, 46 क्रोमोसोम रहेंगे। यानी कि जितने पहले क्रोमोसोम है उतने ही बाद में रहते हैं। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इक्वेशनल डिवीजन। अब माइटोसिस जो डिवीजन होता है, इसकी 4 स्टेज होती है। इसके 4 बेटे थे, या ये कह लीजिए माइटोसिस डिवीजन के 4। पहला वाला जो है प्रोफेज है, दूसरा वाला मेटाफेज है, तीसरा वाला एनाफेज है, और चौथा वाला जो होता है वो टेलोफेज होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, PMAT। आप इसे याद कर सकते हैं। प्रोफेज में कैसा स्ट्रक्चर चलेगा वो देखते हैं। ये सेल है और इसका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगती है, धीरे धीरे गायब दिख रही है आपको, बेकार होने लग रही है। वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी होती है यहां पर। और जो सेल ऑर्गेनली होती हैं, जैसे गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी डिसअपीयर होने लगते हैं। और यहाँ पर सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर अरेंज होने लगेगा अगर वो एनिमल सेल है। तो यहाँ पर ये देखेंगे आप। और लेट प्रोफेज में, यानी कि प्रोफेज के लास्ट चरण में धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनने लगेगा। यहां पर क्रोमोसोम्स अपीयर होने लगे। तो ये हम 2-3 बातें लिख लेते हैं। डिसअपीयर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी का डिसअपीयर धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड। क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दिखने लगते हैं, धीरे धीरे कंडेंस होने लगते हैं इसमें। और जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पर जाने लगेगा, एक दूसरे के विपरीत जाने लगेगा।
ठीक, सेंट्रियोल अरेंज ऑन अपोजिट पोल, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर अरेंज होने लगेगा इन एनिमल सेल, प्लांट सेल में नहीं। तो ये बात आती है किसकी, प्रोफेज। अब जो बात करेंगे वो मेटाफेज की करेंगे। मेटाफेज में क्या होता है, यहां पर क्रोमोसोम्स जो थे वो इक्वेटर पर यानी कि मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो थे मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स इनके काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, और इनको अपनी ओर खींचना चालू कर देते हैं। अपनी ओर खींचना क्या मतलब, सेंट्रियोल की तरफ खींचना चालू कर देते हैं। ये इधर खींचेगा यहाँ काइनेटोकोर से, ये ऊपर की तरफ खींचेगा, ये नीचे की तरफ खींचेगा, तो यहाँ एक टेंशन डेवलप होती है। तो ये जो स्टेज, और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रोमोसोम जो सबसे बेस्ट जो दिखता है वो मेटाफेज में दिखता है। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है, नीट में भी पूछा गया है ये, कि क्रोमोसोम्स की बेस्ट स्टडी किस में करते हैं हम, मेटाफेज में। तो इसमें लिख सकते हैं आप, क्रोमोसोम्स अरेंज्ड एट मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट जानते हैं आप, इक्वेटर जो बीच में, या इक्वेटर कह सकते हैं आप, ठीक। मेटाफेज प्लेट पर अरेंज होते हैं, तो इक्वेटर पर अरेंज होते हैं। बेस्ट क्रोमोसोम्स बेस्ट सीन इन मेटाफेज, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्ड इन मेटाफेज स्टेज। क्रोमोसोम की स्टडी मेटाफेज में ही करते हैं। अब तीसरी वाली बात क्या है, ये जो थे क्या थे, स्पिंडल फाइबर्स arise from centriole and attach with काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसे समझ लें, वैसे मैंने आपको बताया है, ये जो बीच वाला जो जगह होती है, ये वाली जो जगह होती है, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है क्रोमोसोम्स पर, इसको हम क्या कहेंगे, काइनेटोकोर कहते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर पर अरेंज वो से अटैच हो जाते हैं। तो ये हमारा मेटाफेज का चक्कर था। अब देखते हैं हम एनाफेज को। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में देखिए, ये देखा था आपने सेंट्रियोल बन रहे हैं, तो यहां पर क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और अपोजिट पोल पर इधर और इधर भागने लगते हैं। ये ऐसी स्थिति देखने को
मिलती है। यहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। यानी कि अब क्रोमोसोम्स बीच में से टूटा, आधा क्रोमोसोम तो इधर भाग रहा है, कौन खींच रहा है? स्पिंडल फाइबर खींच रहे हैं, और आधा क्रोमोसोम इधर जाने लगता है। इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? एनाफेज स्टेज के। तो यहां पर लिख सकते हैं आप क्रोमोसोम्स स्प्लिट, क्रोमोसोम टूट जाते हैं एट मिडिल पार्ट। जो काइनेटोकोर है वहां से एट मिडिल पार्ट। दूसरा वाला क्रोमेटिड्स। अब ये क्या होंगे? हमारे क्रोमेटिड्स ही तो हुए। तो क्रोमोसोम बीच में से टूट गए, आधा क्रोमोसोम इधर भाग रहा है, आधा इधर भाग रहा है, तो इनको हम क्या कहेंगे फिर? क्रोमेटिड्स। रन अवे फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से क्रोमेटिड्स दूर भागने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, क्योंकि स्पिंडल फाइबर ही तो ले जा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। अब ये कहानी हो गई। चौथी वाली जो स्टेज आती है वो हमारी क्या है कि यहां पर जो क्रोमोसोम्स थे ये अरेंज हो जाते हैं अपोजिट पोल पर। क्रोमोसोम अरेंज होने लगते हैं और हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इनके चारों तरफ डेवलप होने लगते हैं, वो दिखने लगते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, वो भी धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप होने लगते हैं। यानी कि जस्ट अपोजिट, ये प्रोफेज का जस्ट उल्टा यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो रहे थे, यहाँ पर क्रोमोसोम डिसअपियर होने लगे। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहे थे, यहाँ पर अपीयर होने लगे। तो आप लिख लेना, उन दो पॉइंट को लिख लेना। चलो मैं लिख देता हूं। अपीयर, अपीयर टू AR एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमोसोम disappears and क्रोमोसोम्स जो क्रोमेटिड की फॉर्म में है डिसअपियर। क्रोमोसोम्स डिसअपियर होने लगते हैं। डिसअपियर का मतलब क्या है कि वो गायब होने लगते हैं। ठीक, तो इस तरह के उसको हम क्या कहेंगे? अभी यहां पे किस पे फोकस किया था? सिर्फ न्यूक्लियस पर, उसके क्रोमोसोम्स पे फोकस किया था, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, यहाँ पर दो न्यूक्लियस बनने लगते हैं।
ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस एक था, यहाँ पे 2 बनने लग गए, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। अब बात आती है साइटोप्लाज्म की, क्योंकि साइटोप्लाज्म का भी तो बंटवारा होना है। तो जब प्लांट सेल होती है तो यहाँ पर सेल प्लेट बनने लगती है, बीच में सेल प्लेट बनने लगेगी, उसके फिर इधर सेल वॉल बनने लगती है। सेल प्लेट को तो हम क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला कहते हैं, और फिर सेल वॉल बनने लगती है। तो इस तरह यहां पर किसका डिवीजन होने लगता है, साइटोप्लाज्म का। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये तो बताया था मैंने आपको पहले। अब यहां पर देखेंगे आप कि साइटोकाइनेसिस कैसे हो रही है। हमने देखा प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस में एक पहले सेल प्लेट बनती है, सेल प्लेट बनती है, और वो किस में डेवलप हो जाती है, मिडिल लैमेला में। जो मिडिल लैमेला जो बीच में जो होता है सेल और सेल के, तो उसको हम कहते हैं मिडिल लैमेला, जो पहले सेल प्लेट के फॉर्म में था। और फिर धीरे धीरे यहां पर सेल वॉल डेवलप होने लगती है। इस तरह फिर यहां पर हमारी सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। इस तरह जो डेवलपमेंट, वो डिवीजन होता है, किसका डिवीजन, और यहां पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से दिखने लगती है। ठीक, इस तरह जो डिवीजन होता है उसको हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस कहेंगे, जो प्लांट्स में डिवीजन हो रहा है। और एनिमल सेल की बात करें, ये एनिमल सेल है, यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, बहुत डिसेपियर फॉर्म में है। अब यहां पर सेल के बीच में फरो बनता है, धीरे धीरे ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाएगा और एक दूसरे के ऊपर ऐसे बढ़ने लगेगा। तो ये सेल अलग हो जाएगी, ऊपर वाली सेल अलग हो जाएगी। तो इस तरह जो डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन एनिमल सेल में इस तरह होता है, सेल फरो बनता है। ठीक, यहां पर यानी कि सेल में पहले गड्ढा सा डेवलप होने लगता है दोनों तरफ से, और फिर वो सेल अंदर तक बढ़ता चला जाता है, जिससे दोनों ओर के साइटोप्लाज्म को अलग अलग डिवाइड कर देता है। अब ये तो हमारा साइटोकाइनेसिस था प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। अब बात जो आती है वो आती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। माइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है। माइटोसिस का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर कोई बॉडी हैप्लॉइड कंडीशन में है तो बाद में भी हैप्लॉइड कंडीशन में रहेगी। जो डिवीजन होता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनमें हैप्लॉइड कंडीशन की स्थिति होती है। इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें भी हैप्लॉइड कंडीशन की स्थिति होती है। अगर माइटोसिस डिवीजन नहीं होगा तो उनमें ग्रोथ नहीं होगी, वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। स्मॉल लोअर प्लांट्स जैसे एल्गी वगैरह हैं, एंड some insects, lower plants and some insects grow and reproduce by माइटोसिस। माइटोसिस से ही वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। दूसरी वाली बात, जैसे हमारे यहां मान लीजिए घाव हो गया है, लग गई है, तो कुछ देर बाद देखा होगा आपने, धीरे धीरे सेल डिवाइड कर जाती है, घाव भर जाता है।
किसकी हेल्प से डिवाइड करती है? माइटोसिस डिवीजन की हेल्प से। तो डिप्लॉइड सेल्स आल्सो डिवाइड। तो एक यहां पे लिखेंगे हैप्लॉइड सेल्स एंड डिप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस डिवीजन। हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स दोनों ही माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड करते हैं। अब बात आती है हैप्लॉइड सेल क्या होती है, इसको देखते हैं। ऐसी सेल जिसमें क्रोमोसोम्स का एक सेट हो, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम का एक सेट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? हैप्लॉइड सेल। जैसे एग्जांपल का बात करें, 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि एक सेट 23 क्रोमोसोम्स और वन सेट। 23 क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे? एक सेट, वन सेट इन ह्यूमन। जैसे ये सेल है, इसमें हमारे कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 क्रोमोसोम्स। और डिप्लॉइड सेल किसे कहते हैं? टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जिस सेल में क्रोमोसोम्स के दो सेट्स होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? डिप्लॉइड सेल कहते हैं। एग्जाम्पल बात करें, 46 क्रोमोसोम्स या 23 के दो सेट हो गए भैया। तो जिस सेल में 46 क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? डिप्लॉइड सेल कहते हैं। यहां पर बात हम किस पे सेल कर रहे हैं? सिर्फ ह्यूमन की कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कुत्ता होता है 78 क्रोमोसोम्स होते हैं, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, अलग अलग सेल्स में। तो ह्यूमन की जो सेल्स है, तो डिप्लॉइड सेल्स का मतलब वहां पर क्रोमोसोम्स के दो सेट होंगे, 23 का एक सेट, 23 का दूसरा सेट, टोटल क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम, यानी दो सेट हो गए क्रोमोसोम्स के। और हैप्लॉइड सेल है, तो वहां पर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक सेट प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स का, तो उसे हम क्या कहेंगे? हैप्लॉइड सेल्स कहेंगे। तो ये हमारी कहानी थी। हैप्लॉइड सेल्स भी और डिप्लॉइड सेल्स भी दोनों में ही माइटोसिस डिवीजन होता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस है। घाव वगैरह वगैरह भरने में, डिवीजन करने में, बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ करने में कौन हेल्प करती है? हमारी माइटोसिस डिवीजन हेल्प करती है। माइटोसिस डिवीजन से वो हम ग्रो हो रहे हैं, माइटोसिस डिवीजन से ही हम ग्रो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं लंबाई में। ठीक है, रिपेयर में काम आती है। कोई बॉडी का घाव वगैरह हो जाता है, सेल में टूट फाट हो जाती है, तो पास वाली सेल्स माइटोसिस डिवीजन करके उसकी जगह ले लेती है। तो घाव भरने में, रिपेयर करने में बॉडी में भी कौन हेल्प करती है? माइटोसिस डिवीजन। तो ये हमारा माइटोसिस डिवीजन था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना आपने समय दिया, हमारे साथ मस्ती की। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।